तो आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर में हैं, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था और उसका पूरा डेरिवेशन लास्ट में हम लोगों ने किया था, जहां पे आपको याद होगा कि जो आपने पोटेंशियल निकाला था वो U इज इक्वल टू W इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, जो एक्सप्रेशन आपने लिखा था Q नॉट माइनस ऑफ Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये लास्ट एक्सप्रेशन जो आप लोग लास्ट क्लास में लेकर आए थे, ये एक्सप्रेशन आपने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हम लोग आज की क्लास में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप आज की क्लास का हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्सप्रेशन याद है ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो चलिए लिखिए आगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आज की क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving is defined as the work done in moving a unit positive charge is defined as the work done in moving a unit positive charge is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force, from infinity to that point against electrostatic force, from infinity to that point against electrostatic force, against electrostatic force due to the electric field of the सोर्स चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते थे। और यहां पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग Q नॉट बोलते हैं, ये Q नॉट क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहां रखा हुआ है, ये इंफिनिटी पर रखा है। और इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके बाहर इसका फील्ड का प्रेजेंस जीरो हो जाए, यानी जहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसके बाहर का रीजन क्या कहलाता है, उसके बाहर का रीजन इंफिनिटी कहलाता है। अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर आप जबरदस्ती खींच के अपने इस फील्ड में लेकर आओगे तो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जो इसके ऊपर फोर्स लगा वो क्या है, F है। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जो एनर्जी नेगेटिव होगी वही एनर्जी किसके फॉर्म में जाके जमा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और वही पोटेंशियल को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल पैदा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाइट की वजह से होता तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चार्ज की वजह से हुआ क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन। तो इस बात को आप, ये डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास में, बनाए हुए हैं। चलिए इसको एक और डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी which electric potential is a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another. Determine the flow of charge from one body to another. तो फ्लो ऑफ चार्ज कहां से कहां होगा, इसका जो डिटर्मिनेशन है ये भी हमें कौन देता है, ये भी हमें किससे पता चलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पता चलता है। ये भी हमें कहां से कहां पता चलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब इसका क्या तात्पर्य है, हम लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मैं अभी आपको समझाता हूं। चार्ज फ्लोज फ्रॉम व्हाट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज क्या, दुनिया की हर चीज ऑलवेज कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत गर्म बॉडी है, उसका एनर्जी ज्यादा है, कोई एक ठंडा बॉडी है, उसका एनर्जी कम है. तो बड़ा जो हायर टेम्परेचर पर है और जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो जो हीट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. यानी एनर्जी का फ्लो कहां से कहां हुआ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. आप देखिए छत पर अगर पानी स्टोर्ड है आपके वाटर टैंक में, वो वाटर टैंक जो ऊपर का पानी स्टोर्ड है उसको नीचे आने के लिए कोई मोटर की आवश्यकता है, वो स्वयं आ जाएगा. कभी अगर पानी भर जाए आपके ओवरहेड टैंक में तो वो ओवरफ्लो करता है तो खुद ही गिर जाता है, कि अलग से उसमें कुछ लगाने की आवश्यकता पड़ती है नहीं. लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपको उसमें मेहनत लगता है, पर ऊपर से नीचे आना है तो वो ऑटोमेटिक फ्लो होता है. तो जहां कहीं भी कोई भी चीज का फ्लो है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ज्ञान का फ्लो, जो ज्यादा ज्ञानी आदमी वहां से कम ज्ञानी आदमी के पास, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. टेम्परेचर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पानी का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. कोई भी चीज हमेशा हायर टू कहां फ्लो करती है, लोअर फ्लो करती है. तो चार्ज भी कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब इसको समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. इस तरह का आपका फील्ड था, इस तरह का आपका फील्ड था, और जो फील्ड आपने ऐसा बनाया था उस फील्ड में ये इंफिनिटी है. कोई एक पॉइंट हमने लिया था उस पर, कोई एक पॉइंट हमने लिया था उसके ऊपर, ये ए पॉइंट है. ये कौन सा पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है जो यहां पर है. अब जो आपका प्लस क्यू नॉट चार्ज था, इसको अगर आप कहां तक ले आए, ए तक ले आए. फिर एक दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि इसी क्यू नॉट चार्ज को आप कहां पर ले आए, बी पर ले आए. ऐसे आपने दो पॉइंट को इधर से इधर लेकर आए. अब ए पर जब आप लेके आए तो यहां पर जो इसकी पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भी ए बोलेंगे. बी पर जब आप उसको लेके आए तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, भी बी बोलेंगे. और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जहां पे क्लियरली मुझे ये बात पता है कि चार्ज के जितने नजदीक जो होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है. तो भी ए क्या है, भी बी से बड़ा है. और भी ए जब भी बी से बड़ा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो भी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई दिस चार्ज, एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. अब अगर मेरे को डेल्टा भी निकालना है तो डेल्टा भी किसके बराबर होगा, डेल्टा भी होगा हायर माइनस लोअर. हायर किसके बराबर है, वी ए बाई क्यू नॉट के बराबर. और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, वी बी बाई क्यू नॉट के बराबर. इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो डेल्टा भी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल. गॉट इट. अब ये तो पक्का है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे शायद कहा भी था, नहीं कहा था तो अभी बोल देता हूं, कि ये अगर हायर पोटेंशियल पर है ए पॉइंट और ये अगर लोअर पोटेंशियल पे है, इस पॉइंट पर अगर आप कोई चार्ज को रिलीज कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली कहां भागेगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी टेंडेंसी कहां होगी भागने की, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू विच पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. यही कह रहा है वो, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charge from one body to another, from where to where, from higher potential to lower potential. ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, राइट दिस. ये बनाए थे लास्ट क्लास, नहीं बनाए थे, ये लिख लीजिए. ये आप अपनी कॉपी में लिख लें.
डन। तो आप लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लिए ना, लिख लिए, ये सब लिख लिए। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिलीट करना है ना, टिक कर दूं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं इसको। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज V इज इक्वल टू किसके बराबर, W बाई क्यू नॉट के बराबर। एक्सप्रेशन किसके बराबर है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, वर्क डन डिवाइडेड बाई यूनिट चार्ज। तो लिख दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये पर यूनिट चार्ज इस तरह का एक्सप्रेशन आया, और ये जो भी है इसको आप U बाई क्यू नॉट लिख रहे हैं। तो हम लोग आज की क्लास जहां स्टार्ट किए थे वहां पे मैंने U का एक्सप्रेशन क्या बताया था, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर बताए थे। अगर मेरे को भी लिखना होगा तो मैं U बाई क्यू नॉट लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन E डॉट डी आर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, और यहां से जो हमारा भी का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आएगा, यहां से जो हमारा भी का एक्सप्रेशन आएगा भी इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, पोटेंशियल। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, ये लिख लिए थे, लिखिए यूनिट क्या होगा इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है इसका यूनिट होगा, ऊपर एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जूल, बाई नीचे चार्ज है दैट इज इक्वल टू कुलम। तो यानी जूल पर कुलम, और जूल पर कुलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कुलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर कुलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये आप लिख लीजिए, डन। वोल्ट तो इसका ऐसा ही यूनिट है, इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, उसको बोलते हैं स्टैट वोल्ट। क्या बोलते हैं, स्टैट वोल्ट। ये भी लिख लीजिएगा, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है इसका, सीजीएस यूनिट है इसका स्टैट वोल्ट, सीजीएस यूनिट है इसका स्टैट वोल्ट, डन। अब 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच स्टैट वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल कैन बी रिटन एज 10⁻⁷ अर्क इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, सीजीएस यूनिट। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, दैट इज कूलम का एसआई यूनिट के जगह पे सीजीएस यूनिट। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1/300। ये कितना निकल कर आ रहा है, 1/300। 1/300 इसको क्या बोलेंगे, स्टैट वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर। अच्छा,
300 इज इक्वल टू स्टार्ट वोल्ट के बराबर। डन। तो ये यूनिट है, और ये इससे एक और चीज़ आपको पता चल गई ना कि 1 कूलम इज इक्वल टू CGS में क्या बोलते हैं, 3 × 10⁹ ESU के बराबर। डन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। आगे लिखिए, व्हेन अ वर्क ऑफ 2.4 into 10 raised to the power -5 joule, when a work of 2.4 into 10 to the power -5 joule is done to carry charge of 5 into 10 raised to the power -19 coulomb, 5 into 10 raised to the power -19 coulomb to that point, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको क्या पूछा है, भी पूछा है। भी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। वर्क आपको कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 raised to the power -5 होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 raised to the power -19। इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 raised to the power, कितना आ रहा है, +14 आएगा क्या, +14 की +15 हो जाएगा कि +13 हो जाएगा, 13 होगा, क्योंकि ये 2.4/5 है ना, तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो एक डेसिमल और आपने खिसका दिया, तो इतना आपका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस मच वोल्ट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा कहा। हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पोटेंशियल तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, सिर्फ हम लोग को डेफिनेशन लिखना है। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो स्लाइड है यहां पे ऑलरेडी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ चुके हैं, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बस आप क्या कर लीजिए, उसका डेफिनेशन लिखिए। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electrical force, positive charge from one point to another against the electrostatic force of an electric field irrespective of path taken। ये जो इसने लास्ट बात कह दी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कह दिया इसने, irrespective of path taken, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ टेकन, क्या पाथ लिया गया है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको जस्टिफाई करेंगे आप। एक्सप्रेशन वगैरह तो हम लिख ही चुके हैं, ये एक्सप्रेशन वगैरह लिख चुके हैं ना, ये लिख अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ टेकन। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ध्यान आ रहा है, तो ये क्लियर है। अब मैं वापस से अपने ओरिजिनल स्लाइड पे जाता हूं। अब भी इज इक्वल टू,
अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, W बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। ये फिर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, W बाई क्यू नॉट। अभी ये जो W है इसको हम लोग U बाई क्यू नॉट भी लिख सकते थे। यहां पे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा V इज इक्वल टू, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू ये WA माइनस WB बाई क्यू नॉट मैंने ऐसा लिख दिया था। अभी इसको मैं जब एक्सप्रेशन को वहां उसके फॉर्मेट में लिखूंगा तो इंटीग्रेशन E डॉट डी आर लिखे थे होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये कट गया था और आपका जो डेल्टा भी है वो क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। और अब इसको हम कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, जहां से जहां आप उसको लेके आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम B टू A। तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ व्हाट, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये भी आप लिख लीजिए, जहां से जहां आप बॉडी को लेकर जा रहे हैं वहां से वहां के बीच का ये क्या है, इंटीग्रेशन है। डन। कोई दिक्कत? तो जिस दो पॉइंट, अब भी तो आपने निकाल लिया था, भी क्या निकाले थे हम लोग, भी इज इक्वल टू निकाले थे इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर, याद करिए ये निकाले थे ना अभी थोड़ी देर पहले। और अगर चेंज इन पोटेंशियल होगा तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब दो जगह के बीच में होगा, तो जैसे ही इसको चेंज कर दीजिएगा एक से दूसरे जगह में, ऐसे चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा? U is potential energy and this is electric potential. Energy divided by charge will give you potential. Potential energy U है, उसको जब आप चार्ज से डिवाइड दे दिया तो क्या बन जाएगा, क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए। If 100 joule of work must be done, if 100 joule of work must be done, क्वेश्चन है 100 joule of work must be done in bringing electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt. चार्ज कितना दिया हुआ है, 4 coulomb from a place जिसका पोटेंशियल किसके बराबर है, माइनस 10 वोल्ट के बराबर है। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V, another place where potential is V, find the value of V, find the value of V। आपको ये V क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट है, मान लीजिए ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, माइनस 10 वोल्ट है, A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। आप चार्ज को कहां से कहां लेकर आए हैं, B से A लेकर आए हैं, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 कूलम है। और उस 4 कूलम को करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो वर्क डन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 जूल दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो V का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। क्या आंसर आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू नॉट, यही लिखेंगे ना। VA V के बराबर माइनस ये कितना है, माइनस 10 इज इक्वल टू ये किसके बराबर, 100 के बराबर, और ये किसके बराबर, 4 के बराबर। ये आपने फॉर्मूला यूज किया। दिस इंप्लाइज V प्लस 10 इज इक्वल टू वॉट, 25। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 15 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने यहाँ V वोल्ट माना था वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 15 वोल्ट के बराबर। ऑब्वियसली ये वोल्ट ये नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी दिस इज एट लोअर प्रेशर, लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल। और चार्ज ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर आप चार्ज जो है वो कहाँ से लेके आए हैं, यहाँ से यहाँ लेके आए, आपको वर्क डन करना पड़ा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब हम उसको अगेंस्ट लेकर जाते हैं। जब खुद से हुआ आ रहा है तब वर्क डन करने में मेहनत नहीं लगता है, यहाँ तो सिंपली वर्क डन आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन नहीं आएगा,
पॉजिटिव आएगा। क्यों? इसलिए आपका आंसर यहां पे क्या दिया हुआ था, 100 जूल था, -100 जूल लिखा है नहीं, क्योंकि जब आप जबरदस्ती लेके आएंगे तब वो नेगेटिव हो जाता है। पर यहां पर क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। ये लॉजिक क्लियर है? चलो अब एक कॉन्सेप्ट है, लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 11th में हम लोग इसको पढ़े थे, इसको मैं समझाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, वैसे तो ये टॉपिक आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं। 11th क्लास में मैंने आपको याद करिए पढ़ाया था व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद है कुछ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो मैंने कहा था कि जो पाथ को फॉलो नहीं करता है, माने उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। और जो पाथ डिपेंडेंट हो, जो कैसा हो, पाथ डिपेंडेंट हो, उसको क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो ए से बी ट्रैवल की है, तो कैसे भी ट्रैवल कर सकती है, इस रास्ते से ट्रैवल कर सकती है, इस रास्ते से ट्रैवल कर सकती है, इस रास्ते से ट्रैवल कर सकती है, कुछ भी रास्ते से ट्रैवल कर सकती है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहां से वहां कैसे आई, बस इसके इससे फर्क पड़ता है कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, इसका इनिशियल पोजीशन क्या था और इसका फाइनल पोजीशन क्या है। जहां पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही फर्क पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और ये पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वेयर एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पाथ पर डिपेंडेंट है। अगर ए पाथ से जा रहा है तो अलग टाइप का इक्वेशन होगा, बी पर जा रहा है तो अलग होगा और सी से जा रहा है तो अलग होगा। जो पाथ पर डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं जनरली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाते वक्त एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पर प्रेजेंट हैं, तो आप जमीन से सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट से आए कि सीढ़ी से आए कि हेलीकॉप्टर से गिर गए कि आपने छड़प के छलांग मार के सेकंड फ्लोर पर आप पहुंच गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप सेकंड फ्लोर पर आए कहां से हैं, थर्ड फ्लोर से फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर आए कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आए कि ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आए। अगर ग्राउंड, ये जो सेकंड फ्लोर है इसका हाइट जमीन से अगर h है तो आपका पोटेंशियल mgh से बढ़ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप लिफ्ट से mgh बढ़ाए हैं कि सीढ़ियों के mgh बढ़ाए हैं कि थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर आके mgh बढ़ाए कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर आके mgh बढ़ाए। आपका पाथ से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पे फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर कैसा हो गया, वो फिर पाथ डिपेंडेंट है। अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां पे फ्रिक्शन कम है तो फोर्स कम लगेगा, अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां फ्रिक्शन ज्यादा है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो फिर पाथ डिपेंडेंट है। तो यहां पर हम लोग जो सीखना चाहते हैं वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका क्या तात्पर्य है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका हम लोग को छोटा सा लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। उसके अंदर लिखा जाए, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज over a closed path in an electric field, over a closed path in an electric field, in a closed path in an electric field, no work is done in moving a unit positive charge over a closed path in an electric field, so that the electrostatic
So electrostatic field and electrostatic force are conservative in nature. So electrostatic field and electrostatic force are conservative in nature. R क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है. अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि बॉडी जो है वो कहां से कहां ट्रेवल किया है? बॉडी ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू बी. अब ये ए से बी गया है इस रास्ते से और आया है इस रास्ते से. इस पॉइंट को मैं ए ही बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको मैं लिख देता हूं पी और इसको मैं बोल देता हूं एस. तो मैं दोनों का वर्क डन निकालता हूं. वर्क डन जब ये कहां से कहां जा रहा था? जब ये ए से बी गया है वाया पी, एपीबी जो वर्क डन है वो क्या होगा? तो इसका जो वर्क डन होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? क्यू नॉट. अगर बॉडी ए से बी गया है तो इसका मतलब कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है? जहां गया है और जहां से जा रहा है. तो हम लोग चूंकि वर्क डन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये मानेंगे ना कि ये वाला क्या है? छोटा है और वो वाला क्या है? बड़ा है. तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे? VB माइनस VA लिखेंगे. यहां तक कोई डाउट? अब जब हम लोग वहां से वापस आ रहे हैं, B से वापस कहां आ रहे हैं? A को आ रहे हैं, लेकिन इस बार कैसे आए हैं? वाया S आए हैं. इस बार Q नॉट इसको क्या लिखेंगे? VA माइनस VB लिख दिया. ऑलरेडी हम ये बात जानते हैं कि कौन बड़ा है? VB क्या है? बड़ा है VA से. खैर ये बात अगर मुझे पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस कहां से कहां? A P B S A. नेटवर्क डन कितना होगा? नेटवर्क डन कितना होगा? तो यहां पर जो नेटवर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? W PAB प्लस W BSA के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये PAB गलती लिख दिया ना, ये APB होना चाहिए. क्या होना चाहिए? APB होना चाहिए. अब इसकी वैल्यू क्या लिखे हैं देखिए जरा. Q नॉट VB माइनस VA प्लस इसको क्या लिखा? Q नॉट VA माइनस VB, VA माइनस VB. ध्यान से देखिएगा ये पूरा क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. यानी W इन साइक्लिक प्रोसेस कितना आ गया? W इन साइक्लिक प्रोसेस कितना आ गया? W इन साइक्लिक प्रोसेस आया जीरो के बराबर. और अगर मेरा वर्क डन जीरो है, अगर मेरा वर्क डन जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मेरा वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क डन इन द एंटायर प्रोसेस बाय यूनिट चार्ज. और ये किसके बराबर आ गया? W. इसको मैं साइक्लिक के लिए W नेट लिख देता हूं बाई Q नॉट. और ये क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो हो गई. तो डेल्टा V भी क्या हो गया? जीरो हो गया. ऑब्वियसली जिस पोजीशन से आप चले हैं और उसी पोजीशन को पहुंच गए तो आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. गॉट इट? और जिस भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स जहां पर वर्क डन करने में कोई, माने एक जगह से दूसरे लाने में कोई वर्क ना करना पड़े, वो कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स. अब अगर कोई बॉडी एक ही पोटेंशियल पर रखा हुआ है, उसको आप एक जगह से दूसरे का उसी सेम पोटेंशियल पर मूव करा रहे हैं, कोई सेकंड फ्लोर पर ही रहता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, तो उसका चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? अरे एक ही फ्लोर पर है ना, तो कहीं से कहीं अगर उसी फ्लोर पर मूव करेगा तो उसका पोटेंशियल बदलेगा. सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आएगा तो पोटेंशियल घटेगा. लेकिन अगर अपने ही फ्लोर पर मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल घटेगा. तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो. जब कभी भी कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो उसका मतलब होता है कि वो चेंज इन पोटेंशियल उसका क्या आएगा? जीरो आना चाहिए. अगर जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट को वापस आ जाए. तो ये जो पूरा डेरिवेशन है इसको आप अपनी कॉपी में लिख ले और उसके नीचे एक लाइन लिखवाएंगे, उसको आप लिख लीजिएगा. तो ये पूरा डेरिवेशन को आप अपनी कॉपी में लिख ले. राइट. लिखवा दिए ना? नो वर्क इज डन नहीं लिखवाए हैं? अरे डेफिनेशन लिखवाए ना? नो वर्क इज डन लिखवाए ना? लिखिए उसके आगे बस इसको लिखिए.
तो ये इसका प्रूफ हो गया कि वर्क एक पोटेंशियल पर जब दो बॉडी रहती, मतलब एक पोटेंशियल पर जब कोई रहता है तो उस पर कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। अगर सेम पोटेंशियल पर बॉडी को ले जाना है तो कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो लिख दीजिए हेंस। तो यहां से एक चीज और मैं कह सकता हूं, ये लिख लिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। क्यों? हाँ, चले आगे। अब तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर चेंजिंग पोटेंशियल 0 है तो जो आपका डेल्टा भी था उसका जो इंटीग्रल फॉर्म था माइनस ई डॉट डी आर, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यानी माइनस साइन को अगर खपा दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि ई डॉट डी आर किसके बराबर हो जाएगा? 0 व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू ए ओनली। ए टू ए, अब ए टू ए तो नहीं लिखा जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे? साइक्लिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइक्लिक लिख देंगे। तो इसको अगर जब आप साइक्लिक फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसका ई डॉट डी आर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये साइक्लिक का मतलब होता है जहां से चले वहीं पहुंच गए। ठीक है, इससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये अब हमारा अगला टॉपिक है। ये भी सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ही आता है। उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? क्यों अब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पता करना चाहते हैं। तो लिखिए, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q at a point P, at a point P in an electric field of charge Q। तो ये एक सोर्स चार्ज है जिसको हम लोग Q कह रहे हैं। यहां से P दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर? P दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या है? Q नॉट है। एक टेस्ट चार्ज रखा है, उसका वैल्यू क्या है? Q नॉट है। और जो उसके बीच का दूरी है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? R मान रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड दी सोर्स चार्ज। जो पॉइंट P है और सोर्स चार्ज है उसके बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? R मान रहे हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज सोर्स चार्ज। ये क्या है? ये एक सोर्स चार्ज है। और ये क्या है? दिस इज वन टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज। डन। ये सोर्स चार्ज है, दिस टेस्ट चार्ज। अब इसके ऊपर हम लोग को क्या लगाना है? आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए। आप इसको क्या कीजिए? थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए। डिस्प्लेस किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको कहां डिस्प्लेस कर रहा हूं? अंदर की ओर खींच के ला रहा हूं। तो मैं इसको अब कहां डिस्प्लेस कर रहा हूं? अंदर की ओर खींच के ला रहा हूं। तो ये मान लीजिए dx डिस्टेंस से मैंने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा था? बाहर की ओर लग रहा था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और ये Q नॉट भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर क्या लग गया? फोर्स बाहर की ओर लगा और डिस्प्लेसमेंट आपने किधर करा दिया? इधर करा दिया। तो अब इसका फोर्स को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r²। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इतना ही लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? दिस। तो फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका फोर्स निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है?
हम लोग को क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा dw, कितना वर्क किया आपने उसको यहां से वहां ले जाने में। अच्छा एक मिनट, ये जो दूरी है ये dx चेंज कर देने के बाद अब जो नया दूरी हुआ उसको हम लोग क्या x कह सकते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद मान लीजिए यहां बॉडी आ गया है तो ये x है, तो ये r यहां पर जब था तब इसका फोर्स r था, dx चेंज कर दिए तो क्या मैं अब इसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए तो ये तो इसका फॉर्मूला है, पर आफ्टर डिस्प्लेसिंग इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अब अगले पेज पर देखिए, dw इज इक्वल टू कैन आई राइट f डॉट dx, लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट dx, वेयर dx किधर है, वेयर dx इज वेयर, देखिए डायग्राम देखिए, dx किस तरफ है, dx वेक्टर इस तरफ है और फोर्स वेक्टर कहां है, फोर्स वेक्टर इधर है और dx वेक्टर किधर है, इधर है। ये लॉजिक क्लियर है। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज f डॉट dx, यहां तक कोई डाउट। अब मैं जानता हूं कि फोर्स एंड dx वेक्टर के बीच का जो थीटा है वो 180 डिग्री है कि नहीं। डायग्राम देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है ना। अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और ये किसके बराबर हो जाएगा, f इंटू डी एक्स के बराबर, ये f इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। माइनस साइन कंसीडर कर लिया मतलब थीटा का वैल्यू पुट कर दिया गया है, और अब जब आप उसका वैल्यू पुट कर दिए हैं तो मैं dw के जगह पे f का वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर dx आएगा, क्या आएगा, ये आ गया dw। अब dw जब आपने लिख दिया इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड आपने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट हुआ तो क्या आ गया, w आ गया, ये माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है नहीं। अब एक्स स्क्वायर ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, क्या होता है, एक्स स्क्वायर ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो इसको w इज इक्वल टू आई कैन राइट नाउ माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करके आप क्या लिखेंगे, x बाई -1। अच्छा, इससे इंटीग्रेशन आप करेंगे कहां से कहां तक, ये इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, इसके पार -1 भी होगा, हाँ। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट आर, किसी एक पॉइंट तक आप उसको इंटीग्रेट करके ला रहे हैं। अब ये वर्क डन W इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके इसको पॉजिटिव बना दूं, ये माइनस और ये माइनस मिलके इसको पॉजिटिव बना दूं, तो ये हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैं 1 बाई एक्स, और इसको कहां से कहां लिख दूं, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट आर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब दोनों लिमिट पुट कर देते हैं। जब आप दोनों लिमिट पुट करिएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करिएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर आ गया, 1 आर के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तो कोई डाउट है तो पूछिए नहीं। ये आपका क्या निकल के आया, वर्क डन, दिस इज व्हाट वर्क डन। पर ये जो वर्क डन है, ये जो आपका वर्क डन है, ये कौन सा वर्क डन है, दिस वर्क डन इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो किसको आपने क्या माना था, 1 माना था। ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर, जो किसके बराबर आ गया, Q होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर के बराबर। तो पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। पोटेंशियल जो है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर, आर के बराबर। तो आपका जो वी आर का एक्सप्रेशन है वो आप अलग से लिख लीजिए, v at any point r due to a point charge is given by q by 4 pi epsilon naught into r, and this is the expression for potential at any point p due to a point charge. डन। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। राइट, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर r के बराबर है तो यहां पे एक दो फिर इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? तो पहली बात लिखिए, नोट डालकर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो हमारा पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then electric potential VR is also positive, and if the source charge is negative then the potential V of R ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो V of R है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज Q एंड R के ऊपर। तो ये जो VR है ये सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, Q के ऊपर और R के ऊपर। तो ये VR Q के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर Q पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ये आ गया पॉइंट नंबर 1। तो ये नोट का पॉइंट नंबर 1 था। नाउ राइट पॉइंट नंबर 2। द वैल्यू ऑफ VR इज लार्ज, द वैल्यू ऑफ VR इज लार्ज व्हेन Q is large or R is very small, R is very small। ये भी सेम फॉर्मूले से ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि भाई V की वैल्यू बड़ी कब होगी। तो V की वैल्यू दो ही केस में बड़ी हो सकती है, जब Q की वैल्यू बड़ी हुई तो V वैल्यू बड़ी होगी, या R की वैल्यू छोटी हुई तो V की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। कॉमन सेंस की बात है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। व्हाट डू मीन बाय स्फेरिकली सिमेट्रिकल? ये सब सर्कल नहीं है, ये सब क्या है, स्फेयर्स है। ये सब क्या है, स्फेयर्स है। अब यहां से अगर इसकी दूरी r1 है, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो v1 होगा। अगर ये चार्ज q फिक्स है, यहां से अगर इसकी दूरी r2 है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो v2 होगा, और यहां से अगर इसकी दूरी r3 है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो v3 होगा। कैसे? तो मैं v1 का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, v1 का एक्सप्रेशन लिखूंगा q होल डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught into r1। v2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, q होल डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught into r2, and v3 can be written as q होल डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught into r3। चूंकि यहां पर चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो r की वैल्यू है अगर वो हम फिक्स कर देंगे तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लॉजिकली ठीक है। अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कोई चार्ज है जो यहां पर रखा हुआ है, इसको हम घुमा के यहां ले आए। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ए से बी अगर मैं चार्ज को लेकर आया हूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ये क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। ऐसा जब कभी भी होता है ना तो इसको क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब द सरफेसेस आर एट इक्वल पोटेंशियल। अब चूंकि ये भी V2 है और यहां भी, अब यहां पर आप देखिए V1 जो है, यहां पर VA जो है ये किसके बराबर होगा, VA जो है वो भी V2 के बराबर, और जो VB है यहां पे आपने VB लिखा है, ये VB भी किसके बराबर होगा, V2 के बराबर। अब VA भी V2 के बराबर और VB भी
V2 के बराबर। तो चूंकि दोनों VAB भी V2 के बराबर है तो चेंज इन पोटेंशियल है नहीं है, यानी आप एक ही फ्लोर पर एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, और एक फ्लोर पर अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हैं तो क्या चेंज इन पोटेंशियल होगा? नहीं होगा। और चेंज इन पोटेंशियल नहीं हुआ तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। क्या बोले? इक्विपोटेंशियल लिखिए, राइट। टू सरफेसेस which are at same potential, two surfaces which are at same potential is known as equipotential surface, is known as equipotential surface। अब मैं यहां पर आपके सामने 4 ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में इस तरह का ग्राफ आपसे कई बार पूछ लेता है, तो ये चारों ग्राफ को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्या पूछा जा रहा है ग्राफ में, उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिए। ये 4 ग्राफ है जो आपकी कॉपी में होना चाहिए। ग्राफ जो है वो किन किन चीजों के बीच में है? दिस इज V वर्सेस R के बीच में। और जैसा कि आपने देखा है कि V वर्सेस R के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? तो ये जो ग्राफ है वो कैसा बनता है मैं अभी बता देता हूं आपको। ये मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं, चारों ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। इफ इट इज V वर्सेस R, इफ इट इज V वर्सेस R, तो आपने देखा अभी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पर भी मैं मान रहा हूं कि Q क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन अगर V वर्सेस R ऐसा दिया हुआ है तो ये तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन यहां पर Q क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो Q ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और Q लेस देन 0 के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली V और R के बीच में ग्राफ V और 1/R है, तो V और 1/R के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो V चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, और इसी को अगर हम क्या ले रहे हैं? X ले रहे हैं, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, और y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका हो गया, लेकिन ये कब हुआ? जब Q क्या है आपका? Q क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और यहां पर सेम ग्राफ ऐसा बनेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी y इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? y इज प्रोपोर्शनल टू x, और ये ऐसा बनेगा जब Q क्या है? लेस देन 0 है। तो एग्जाम में चारों में से जो भी ग्राफ आपको पूछ ले, चारों में से जो भी ग्राफ आपको पूछ ले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जो भी ग्राफ आपको पूछे आप उसको बता देंगे। आप कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential, calculate the electric potential at a distance of 9 centimeter, at a distance of 9 centimeter, distance of 9 centimeter from a charge, from a charge 4 into 10 raised power minus 9 coulomb, from a charge 4 into 10 raised power minus 9 coulomb। तो इसका आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। इसका आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। तो आपको पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के बराबर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू किसके बराबर? 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 के बराबर। आपको चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9, और R का वैल्यू क्या दे रखा है? R दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो कैन आई राइट 9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो V का जो आंसर है ये से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4/100 दैट इज इक्वल टू 1/25
5 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना होगा? अच्छा ऊपर आ जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 ऊपर आ गया मतलब 400 हो गया, 400 हो गया ना। V इज इक्वल टू 400 वोल्ट, V इज इक्वल टू 400 वोल्ट। कोई दिक्कत? डन। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो आज हमने सिंगल चार्ज की वजह से जो भी था उसको देख लिया। अगली क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।